गुड मॉर्निंग। चलिए, आज से हम लोग बात करेंगे नक्षत्र की। और चूंकि हमारे पास 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र हैं, तो एक एक सेशन हर एक नक्षत्र को देंगे, इतना टाइम हमें लग जाएगा। ठीक, तो अगले 27 सेशन हम लोग नक्षत्र के बारे में बात करेंगे, आज को छोड़ के। अ, जब भी हम कुंडली विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमारे जो प्रेडिक्शन है या मैं कहूँ एनालिसिस है, उसको और बेहतर बनाने और कॉन्फिडेंस हासिल करने या परिणाम या रिजल्ट को और सटीक बनाने के लिए हम नक्षत्र का उपयोग करते हैं। और ये हम सब जानते हैं कि राशियां नहीं थी तब भी नक्षत्र थे, जिसके भरोसे या फिर जिसके अनुसार विश्लेषण किया जाता था। उसके बाद हमने इन नक्षत्रों को मिला के राशियां बनाई, और उसके बाद से हम राशियों को भी एनालिसिस करने लगे एक स्वभाव के रूप में। ठीक, तो इस तरह से नक्षत्र क्या काम करेगा, कैसे हमें स्टडी करना है, कुंडली में प्रैक्टिकली नक्षत्रों का यूज़ कैसे किया जाना है, इस पूरे टाइम में हम ये समझेंगे। हर एक नक्षत्र के संबंध में चीज़ें समझना, कैसे यूज़ करना है, क्या महत्व है, वो चीज़ों पे आएंगे। सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे ही। तुला लग्न की कुंडली है दो अलग अलग लोगों की। लिब्रा असेंडेंट के चार्ट है दो अलग अलग लोगों के। दोनों के ही सेवन्थ हाउस यानी कि सातवें भाव में मंगल बैठा हुआ है, मेष राशि यानी कि एरी साइन में है। अगर मैं दूसरे ग्रहों की दृष्टि युति साइड में रख दूं, उसके बावजूद भी इन दोनों कुंडलियों के लिए, चाहे मंगल एरीज यानी कि मेष राशि में है, इसके बावजूद भी इसके परिणामों के स्वभाव में या नेचर में अंतर आपको देखने को मिल सकता है। और ये अंतर, ये फर्क, ये जो डिफरेंस आएगा परिणाम में, इसकी वजह नक्षत्र होगी। क्योंकि दिखने में लगता है कि लग्न एक ही है दोनों व्यक्ति का, एक ही ग्रह की हम बात कर रहे हैं, एक ही भाव में है, एक ही राशि में है, लेकिन इसके बावजूद भी नक्षत्र अगर अलग होते हैं तो उनके स्वभाव, परिणामों के स्वभाव में आपको अंतर देखने को मिल जाएगा, या कभी कभी परिणाम बहुत हद तक बदलते हुए भी दिख जाएंगे। तो यही वजह है कि हमें नक्षत्र को पढ़ लेना चाहिए, इनके प्रैक्टिकल यूज़ या इनकी वजह से आने वाले अंतर को हम लोग समझ पाएंगे। चलिए, आम तौर पर जब हम कुंडली को विश्लेषण के लिए जाते हैं, हम भाव यानी कि हाउसेस देख लेते हैं, है ना। ग्रह देखते हैं, प्लानेट हो गया। राशियां देखते हैं, वैसे तो आम तौर पे हम राशियों को इग्नोर करते हैं ना, बहुत महत्व नहीं देते। लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में हमने ये समझ लिया है कि राशियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, और राशियां क्या कर सकती हैं ये हम आपने अभी तक समझ चुके हैं। आप इतने तो कॉन्फिडेंस है आपको, है ना, कि राशियों का महत्व क्या है, हम इसको छोड़ नहीं सकते। जैसे मैंने कहा कि जब राशियां नहीं थी तब नक्षत्र थे। तो नक्षत्र एक बेस है, एक आधार है राशि बनाने के लिए। ठीक, अब क्यों ये फर्क आएगा, जैसे हमने पीछे कुंडली में देखा, क्योंकि एक राशि में तीन अलग अलग तरह के नक्षत्र होंगे। चाहे कोई सी भी राशि हो, 12 में से कोई भी साइन हो, उसमें तीन अलग अलग नक्षत्र यानी कि तारामंडल होंगे। उदाहरण के लिए अगर मैं मेष राशि की बात करूं, तो दिखने में मेष राशि है, पिछली कुंडली में मंगल आपको मेष राशि में दिखा। लेकिन मेष राशि बनी है 9 पद से, जिसमें 4 अश्विनी के पद हैं, अश्विनी नक्षत्र के। 4 पद भरणी नक्षत्र के हैं और एक कृतिका के हैं। 9 पद से राशि बनती है 3 डिग्री 20 मिनट के। ये हम पहले बहुत डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, फिर से रिपीट नहीं कर रहा। तो मेष राशि में मंगल तो है, लेकिन अश्विनी नक्षत्र में हो सकता है, भरणी नक्षत्र में हो सकता है, या फिर ये कृतिका नक्षत्र में हो सकता है, जिसकी वजह से परिणामों के स्वभाव आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। और यही वजह है कि हम राशि के बाद जब और डिटेल में जानना चाहते हैं, तो हम नक्षत्रों के बारे में समझ लेते हैं, नक्षत्र को भी देख लिया जाता है। हर जगह एक ही तरह से नक्षत्र नहीं देखे जाएंगे, अलग अलग रूप में, अलग अलग विषय से संबंध में, अलग अलग तरीकों से हम उसी नक्षत्र को देखेंगे। ये एक एक नक्षत्र पे जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ये चीज़ हम बहुत स्पष्ट तरीके से पहले समझ चुके हैं कि सूर्य पथ क्या होता है, ये हमको पता है ना। और सूर्य पथ के 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री नीचे का जो बेल्ट है, इसमें ही आप सब पूरा ज्योतिष यानी कि आपके सारे ग्रह, राशियां
और नक्षत्र लगभग इसी 9 डिग्री ऊपर और 9 डिग्री के इस बेल्ट में जो आपको ये दिख रहा है ना, इसमें सब कुछ आ जाता है। ये हम सूर्य पथ यानी कि एक्लिप्टिक वाले क्लास में पूरी तरह समझ चुके हैं। ठीक है, अब पृथ्वी से देखने पर जब फॉर एन एग्जांपल यहाँ मुझे सूर्य की जब पोजीशन देखूंगा तो पृथ्वी अगर घूम रही होगी तो सूर्य मुझे एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग नक्षत्रों में दिखता है। उसी तरह मुझे अलग अलग ग्रह भी अलग अलग नक्षत्रों में दिखेंगे पृथ्वी के घूमने की वजह से। ये एक्लिप्टिक या फिर सूर्यपथ वाली चीज़ों में हमने पूरी तरह से बात कर ली है। 9 डिग्री ऊपर 9 डिग्री नीचे मिलके एक बेल्ट बनाता है, इसमें ही आपके सारे ग्रह, सारी राशियां, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक, आमतौर पे जब हम नक्षत्र पढ़ते हैं या आपने पहले पढ़े होंगे तो यूजुअली हम नक्षत्र के बारे में सिंबल पढ़ लेते हैं कि उसका प्रतीक क्या है, नक्षत्र स्वामी क्या है, किसी ग्रह तक कौन सा नक्षत्र का लॉर्ड क्या स्वामी क्या है। फिर हम ये देख लेते हैं चंद्रमा का नक्षत्र क्या है, तो हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि जातक कैसा होगा। और ज़्यादातर नक्षत्रों का यूज़ हम मुहूर्त के लिए करते हैं। आमतौर पर अधिकांशतः यही चीज़ें यूज़ की जाती हैं, और हो सकता है कुछ और थोड़ी सी एडिशनल चीज़ें आप लोग यूज़ करते हो। हम क्या क्या करेंगे नक्षत्र संबंधी चीज़ों में वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उनसे संबंधित चीज़ें क्या क्या है, क्यों क्यों करेंगे। सबसे पहली चीज़ है राशि। अगर मैं केवल एक नक्षत्र की बात कर ले रहा हूं बिना कुछ देखे, मैं राशि को ध्यान में नहीं रखता, केवल मैंने कह दिया अश्विनी नक्षत्र और मैंने ग्रह देख लिया और इसके संबंध में कैलकुलेशन करने शुरू कर दिए, तो ये मेरी गलती है। राशि के बिना नक्षत्र का अस्तित्व है ही नहीं, यानी कि राशि का प्रभाव पहले नंबर पे, उस राशि के अंदर वाले नक्षत्र का प्रभाव दूसरे नंबर पे। और उसका कारण मैं अभी बता देता हूं। जैसे हमने कहा अश्विनी में कृत्तिका नक्षत्र का पहला पद आता है, लेकिन वृषभ राशि टॉरस में कृत्तिका के 3 पद आते हैं। तो अगर कोई नक्षत्र कृत्तिका में है, सॉरी, अगर कोई ग्रह कृत्तिका में है, तो क्या मुझे देखना पड़ेगा कि ये मेष वाला कृत्तिका है, एरीज राशि का कृत्तिका है, वृषभ या टॉरस का कृत्तिका है। इसी तरह से कई नक्षत्र बटे हुए होंगे, कुछ पद उनके किसी और राशि में होंगे, कुछ पद किसी और राशि में होंगे। और इसीलिए सबसे पहली चीज़, बिना राशि के जाने या बिना राशि को दिमाग में रखे नक्षत्र का अध्ययन करना पूरी तरह से मैं गलत मानता हूँ। इसके बाद आते हैं नक्षत्र स्वामी। आमतौर पे अगर आप बृहद पराशर होरा शास्त्र या मैं कहूँ महर्षि पराशर, ऋषि वराहमिहिर या फिर ऋषि जैमिनाई की बात करेंगे, इन तीनों में से किसी ने भी कहीं भी ये नहीं कहा कि नक्षत्र स्वामी का उपयोग किसी और चीज़ के लिए, करियर के लिए, व्यक्ति के लिए, ऐसी चीज़ों के लिए करना चाहिए। उन्होंने मुख्यतः नक्षत्रों को केवल दशा के संबंध स्थापित करने के लिए बताया है कि दशा स्वामी के संबंध में उन्होंने नक्षत्र का विश्लेषण किया है। कहीं नहीं बताया कि करियर के लिए या इस चीज़ों के लिए हमें नक्षत्र का उपयोग करना है। ठीक, ये कहीं भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया। और मैं भी ये मानता हूँ कि नक्षत्र स्वामी का एक सीमित उपयोग है, लेकिन नक्षत्र के लिए जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा बड़ा उपयोग मैं मानता हूँ, वो मानता हूँ नक्षत्र का देवता कौन है, डीटी कौन है। और जब आप इनके देवताओं को देखेंगे तो आप एक जगह आपका दिमाग जाएगा। अगर आप कुछ लोगों ने आप में से वास्तु पढ़ा हुआ है तो कई सारे ऐसे देवता हैं नक्षत्र के, जो वास्तु के जो 33 देवता हैं, 45 में से जो 33 देवता हैं, उनमें से कई सारे देवता आपको सिमिलर मिलेंगे। टाइम मिला तो हम उस बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों है कि कुछ देवता मैच करते हैं। ठीक, तो यानी कि इस नक्षत्र की जो डीटी है, जो देवता है, उसके प्रभावों का ज़्यादातर हम अध्ययन करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। फिर नक्षत्र का जो प्रतीक है, सिंबल है, वो हमें एक नक्षत्र का डायरेक्शन, दिशा, इस तरह की चीज़ें बताएगा। हर नक्षत्र का एक पुरुषार्थ है, एक मोटिवेशन है। किसी का धर्म हो सकता है, किसी का अर्थ हो सकता है, किसी का काम हो सकता है, किसी का मोक्ष हो सकता है। और ये भी आपको काम आएगा जब आप कुंडली में वास्तविक नक्षत्रों का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो चीज़ें आती हैं, स्वभाव कैसा है नक्षत्र का, कार्य वर्क कैसा होगा, यानी फंक्शन क्या क्या करता होगा, ये आपके फर्स्ट हाउस संबंधी, दशमेश संबंधी चीज़ों के लिए काम आ जाएंगे। ये हो गई यहाँ तक चीज़ें जो आमतौर पर हम इन चीज़ों को समझेंगे। इसके बाद जो आता है, जब हम नक्षत्र कहते हैं तो हम केवल एक ही चीज़ की बात करते हैं कि चंद्रमा का नक्षत्र।
ये एक थोड़ी सी मैं कहूँगा कहीं ना कहीं गलती या कह लो कि कमी है, ये अधूरा है। हम लग्न का नक्षत्र देखते ही नहीं हैं। और जब मैं आपको इस पूरे सेशन में कम से कम 27 नक्षत्र हैं, तो हम कम से कम 50 55 60 कुंडलियाँ तो हम देखेंगे ही। उसमें मैं आपको क्लियर करूँगा कि लग्न का नक्षत्र कितना महत्वपूर्ण है और इसका प्रभाव क्या होता है। क्योंकि हम जब भी पूछते हैं किसी से नक्षत्र क्या है, तो केवल हमें एक ही आंसर मिलता है, चंद्रमा का नक्षत्र, जिसे हम जन्म नक्षत्र कह देते हैं। लग्न नक्षत्र की हम बात नहीं करते, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे, समझेंगे। और उसके अलावा हम फिर बाकी ग्रह जरूरत के आधार पर किस विषय की चर्चा कर रहे हैं, उस विषय के संबंध में अलग अलग ग्रहों को अलग अलग नक्षत्रों में देखने की, समझने की और विश्लेषण करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। यहाँ तक हो जाने के बाद एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आएगी, वो है नक्षत्र शक्ति। हर नक्षत्र के साथ एक बंधी हुई शक्ति है। और जितना मैंने स्टडी किया है या मैं व्यक्तिगत रूप से इन चीज़ों को देखता हूँ, ये नक्षत्र शक्ति आपको कोर प्रोवाइड करती है, फाउंडेशन देती है, बेस देती है खड़ा होने के लिए किसी भी चीज़ को। इसका उपयोग आप बहुत इन डेप्थ चीज़ों के लिए कर सकते हो। आ, कहीं ना कहीं पर्पस ढूंढने के लिए कर सकते हो, जुड़ाव ढूंढने के लिए कर सकते हो, है ना। तो ये शक्ति जो है नक्षत्र से जुड़ी हुई, ये एक फाउंडेशन और बेस का काम करती है। इसलिए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है नक्षत्र की स्टडी करने के लिए। चलिए, इसके बाद एक चीज़ और है जो हम नक्षत्रों में समझने की कोशिश करेंगे। सबको पता है, हम पढ़ चुके हैं, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। और इस नक्षत्र को अगर मैं 4 बराबर हिस्सों में बांट दूं, तो मुझे मिलता है 3 डिग्री 20 मिनट, जिसे मैं कहता हूं कि नक्षत्र का पद। यानी कि हर नक्षत्र में 4 पद होते हैं और एक पद 3 डिग्री 20 मिनट का होता है। अब मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने नक्षत्र पूरा पढ़ लिया, उसके स्वभाव देख लिए, उसका देवता देख लिया, राशि देख ली, लॉर्ड देख लिया, स्वामी, सब कुछ कर लिया। फिर पद देखने की ज़रूरत मुझे क्या है? क्यों ये 30 डिग्री 20 मिनट के सेगमेंट अलग अलग बनाने हैं, इनमें क्यों जाना है? इसके दो आंसर मैं आपको दूंगा। पहला बहुत सिंपल, क्योंकि यही वो नक्षत्र पद है जो आपके नौमांश कुंडली यानी कि D9 चार्ट की रचना करता है। उदाहरण के लिए, मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र है, और अश्विनी नक्षत्र में कोई ग्रह अगर 0 से 3 डिग्री 20 मिनट का है, तो मैं कहूँगा कि वो पहले पद में है। 3 डिग्री 20 मिनट से ऊपर और 6 डिग्री 40 मिनट तक है, तो मैं कहूँगा दूसरे पद में है। 6:40 से ऊपर और 10 डिग्री के अंदर अंदर मैं कहूँगा 10 डिग्री तक, ये तीसरे पद में है। और 10 से ऊपर और 13 डिग्री 20 मिनट तक मैं कहूँगा कि ये चौथे पद में है। तो इस तरह से मैंने पद बांट दिए। अब होगा क्या, अगर कोई ग्रह यहाँ पे है, पहले पद में है, मेष राशि अश्विनी नक्षत्र पहला पद बेसिकली, या मेष राशि में पहला पद, तो नौमांश में ये कहाँ जाएगा? इसे नौमांश में या D9 चार्ट में आपको मेष राशि ही मिलेगी, यानी मेष में बैठा ग्रह मेष में ही चला जाएगा। लेकिन अगर दूसरे पद में है, तो ये कहाँ जाएगा? ये नौमांश में वृषभ राशि में चला जाएगा। तीसरे पद यानी कि 6 डिग्री 40 से ऊपर और 10 डिग्री तक अगर ग्रह है, तो ये नौमांश में यानी D9 कुंडली में आपका मिथुन राशि में चला जाएगा। और चौथे पद में बैठा हुआ ग्रह आपका कर्क राशि में नौमांश में चला जाएगा। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है, मंगल जो मेष राशि का स्वामी है, मान लीजिए चौथे पद में बैठा है, 11 डिग्री 12 डिग्री 13 डिग्री, नौमांश में ये कहाँ जा रहा है? कर्क राशि में, जहाँ ये नीच का हो जाएगा। अब गौर से समझिए, एक ग्रह जो अपनी राशि में है, स्वयं की राशि में होने के बावजूद भी ऐसे नक्षत्र में है जिसकी अधिकांश चीज़ें उसी ग्रह के साथ मैच करती हैं, इसके बावजूद भी उसके एक हिस्से में जाने के बाद ये कमज़ोर हो जाता है, ये अपनी नीच राशि के नौमांश में पहुंच जाता है। इसका मतलब ये जो 3 डिग्री 20 मिनट के हिस्से हैं अलग अलग, इनका अपने आप में कुछ बड़ा अर्थ तो है, ये बहुत स्पष्ट है। हर 3 डिग्री 20 मिनट का हिस्सा दूसरे 3 डिग्री 20 मिनट के हिस्सों से अलग है। तो पहला अलग होना क्या दिखाएगा कि ये किस नौमांश के अंदर जा रहे हैं। और नौमांश का यूज़ भी हम नक्षत्र के पद के रूप में ही करेंगे,
कि जब मैं बात करूंगा मेष राशि अश्विनी नक्षत्र पहला पद, तो मैं उसको अग्नि ही मानूंगा। यहाँ क्या हो गया, वृषभ राशि यानी मेष राशि अश्विनी नक्षत्र और वृषभ का एक कॉम्बिनेशन यानी टॉरस का एक कॉम्बिनेशन निकल के आएगा। ठीक, एक और तरीके से पहला पद अश्विनी का मेष राशि में जाएगा तो हम उसको कहते हैं अग्नि, यानी कि पहले पद का जो तत्व है वो अग्नि है। अश्विनी नक्षत्र का दूसरा पद जो है वो पृथ्वी तत्व का है, तीसरा वायु तत्व है और चौथा जल तत्व है। ये हम समझ चुके हैं क्योंकि ये राशि मेष राशि किस चीज़ की है, अग्नि, पृथ्वी, मिथुन वायु और कर्क जल। यानी कि इन पद की वजह से तत्व भी बदल जा रहे हैं। इसका मतलब मंगल जो अश्विनी के चौथे पद में था वो वास्तव में कहाँ चला गया, वो कर्क के जल तत्व में चला गया। और चूंकि ये बहता हुआ जल है, भावनाओं का जल है, इमोशन का जल है, इसके कारण क्या हुआ, मंगल वहाँ नीच राशि में हो गया। तो बेशक मुझे कुंडली में मंगल मेष राशि में बैठा दिखे, ज़रूरी नहीं है कि वो स्वराशि होने के बावजूद बहुत अच्छे परिणाम देगा। निर्भर करेगा कि किस जगह नौमांश में जा रहा है, क्या स्थिति खराब तो नहीं है, या कहने का मतलब क्या वो 3 डिग्री 20 मिनट का जो हिस्सा है जिसमें ये मंगल है या कोई और ग्रह है, अनुकूल है, फेवरेबल है, अच्छा है या अच्छा नहीं है, उसके हिसाब से हमें परिणाम बदलते हुए देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह मान लीजिए भरणी नक्षत्र की बात करूं तो भरणी का पहला अग्नि हुआ, ये सिंह राशि में चला जाएगा पहला पद नौमांश में। भरणी का दूसरा पद पृथ्वी तत्व है, ये कन्या राशि में चला जाएगा नौमांश में। तीसरा पद भरणी का वायु है जो आपका तुला राशि में चला जाएगा नौमांश में। और भरणी का चौथा पद जो है वो जल तत्व है जो कि वृश्चिक राशि में चला जाएगा। अब देखिए इसी मंगल की बात करता हूं, अगर मेष राशि में चौथे पद में है तो नीच हो जाता है जल तत्व में जाके, लेकिन मेष राशि में अगर भरणी में है तो अपनी ही राशि में चला जाता है वृश्चिक राशि में। और इन दोनों के जल में अंतर है, इन दोनों के जल में अंतर है। इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली कह सकता हूं कि हर 30 डिग्री 20 मिनट में एक अंतर है, इनकी परिभाषा, इनके स्वभाव, इनके गुण में परिवर्तन आएगा। और इसीलिए मैंने कहा कि कोई ग्रह किस 30 डिग्री 20 मिनट के हिस्से में है, इसकी वजह से भी परिणामों के स्वभाव में आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है कि हम नक्षत्रों को क्यों पढ़ना है हमें, क्योंकि छोटे बारीक फर्क अगर ढूंढने हैं तो हम नक्षत्रों के थ्रू या उनके पद के थ्रू हम ढूंढ सकते हैं। तो ओवरऑल क्या क्या करने वाले हैं हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं नक्षत्रों में। जैसा मैंने कहा हम राशि स्वामी की बात करेंगे, राशि की बात करेंगे और स्वामी की बात करेंगे। नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, स्वामी कौन है, देवता क्या है, उसका डीटी क्या है, और सिंबल यानी कि प्रतीक क्या है, पुरुषार्थ किससे संबंध रखता है, फिर कार्य, व्यापार, स्वभाव, नेचर, इन सब सामान्य चीज़ों की बात करेंगे। इसके बाद लग्न का नक्षत्र जो बहुत महत्वपूर्ण है, चंद्रमा का नक्षत्र दूसरा महत्वपूर्ण चीज़। इसके बाद अलग अलग ग्रह अलग अलग संदर्भों में हम नक्षत्रों में देखने की कोशिश करेंगे। जिस विषय की बात हो रही है उस विषय के संबंध में उस नक्षत्र से उन चीज़ों का अध्ययन करना सीखेंगे। फिर नक्षत्र के 4 अलग अलग पद हर नक्षत्र के, इनमें क्या वेरिएशन है, ग्रह इनमें आके कैसे हो सकते हैं, कैसे परिणाम दे सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, इसके संबंध में बात करेंगे। और एक जो महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको कही कि हम नक्षत्र शक्ति की बात करेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ अ नक्षत्र, पावर जो होती है। तो अब नक्षत्र में क्या होगा, फर्स्ट हाउस संबंधी चीज़ों में महत्वपूर्ण चीज़ें आप देखोगे, है ना। दशमेश के लिए 10th हाउस संबंधी चीज़ों के लिए आप नक्षत्र का एनालिसिस करोगे। ये दो सबसे प्राइमरी चीज़ें जो यूज़ होती हैं। तीसरा नक्षत्र का यूज़ आपका बीमारियों के लिए, डिसीजेस के लिए किया जाता है। और चौथा नक्षत्र का पद अलग अलग चीज़ों के, सॉरी पद नहीं मतलब चौथा जो पॉइंट है वो नक्षत्रों का यूज़ अलग अलग जगह पे किया जाता है। आप किसी पर्टिकुलर हाउस के संबंध में उस हाउस के परिणाम, रिजल्ट संबंधी चीज़ों में निकाल सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक हाउस का लॉर्ड आपको दिख अच्छा रहा है, लेकिन वो जिस नक्षत्र में है या जिस नक्षत्र के पद में या स्टेज में है, वो नक्षत्र का पद विशेषकर
उस एक्टिविटी के लिए अच्छा नहीं है। फॉर एन एग्जाम्पल, विवाह के संबंध में विवाह का स्वामी 7th हाउस का लॉर्ड, 7वें घर का स्वामी एक ऐसे नक्षत्र में है जो खासकर मैरिज के लिए, विवाह के लिए अच्छा नहीं माना जाता। हो सकता है वो व्यापार के लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन वो पद स्पेशली या वो नक्षत्र खासकर विवाह के लिए अच्छा नहीं है। तो हम ऐसे समझने की भी कोशिश करेंगे कि कौन से नक्षत्र किस तरह की एक्टिविटी या गतिविधि के लिए अच्छे माने जाते हैं, ताकि लग्न कुंडली में भी हम इनको समझ सकें, बाद में फिर गोचर संबंधी चीज़ों में भी हम नक्षत्रों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ जगह हम यूज़ करते हैं कौन सा ग्रह किसके नक्षत्र में है, इस संबंधी चीज़ों को भी हम कुछ जगह यूज़ करना इसी सीरीज़ में सीख लेंगे। ठीक, तो अभी तो आपका खैर फर्स्ट वाला सेशन भी हो गया है। अभी केवल मैं आपको बस इस सेशन में ये बता रहा हूँ कि हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। कल से जो स्टार्ट होगा हम अश्विनी से स्टार्ट करेंगे। 27 दिन पूरे हम लोग कॉन्टिन्यूस इसी पे बात करेंगे। एक या दो डेली कुंडली हम डिस्कस कर लेंगे, किसी में फर्स्ट हाउस, किसी में 10th हाउस, इस तरह से हम नक्षत्रों को समझ लेंगे। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन चूंकि आपके पास बहुत टाइम है, एक एक नक्षत्र को हम सीक्वेंस वाइज यहाँ पे एनालाइज कर लेंगे। चलिए, इसके बाद